तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बता दिए थे सारा, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर रेट ऑफ द रिएक्शन, यही पढ़ेंगे, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट कांस्टेंट से पता चल जाता है। रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, है ना। रेट कांस्टेंट कम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, यही है ना। तो बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किए थे, खास करके आर्हेनियस जो है और वॉन टॉप, है ना। दो साइंटिस्ट हैं, वॉन टॉप एंड वॉन टॉप है, ठीक है ना, वॉन टॉप और आर्हेनियस, ये दोनों बहुत सारा रिसर्च किए और दोनों ने रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया, है ना। किसके किसके बीच में, टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, ठीक है ना। बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद उनको ये पता चला कि अगर 10 डिग्री किसी भी रिएक्शन में अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करें या 10 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ठीक है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर उसके टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एवरी 10 डिग्री राइज में रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, समझ गए। तो उन्होंने एक जो है टर्मिनोलॉजी यूज की है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट कुछ नहीं, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट से वो डिसाइड की रेट ऑफ रिएक्शन का क्या पोजीशन होगा। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, रेट कांस्टेंट का ये रेशियो, ठीक है। तो जैसे हम अगर मान लो कि हम ले लिए रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन, ठीक है, हाँ? और उसी रिएक्शन का हम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट किए एट 298 केल्विन, 10 डिग्री का डिफरेंस है ना, हाँ, 10 डिग्री का डिफरेंस, समझ गए ना। तो ये जो रेशियो है रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन, रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन, इसको इन जनरल हम लिख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट एट T+10, ठीक है ना, T+10 केल्विन लिखो, डिग्री सेल्सियस जो लिखोगे बात एक ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। अपॉन रेट कांस्टेंट एट T, ठीक है। इन जनरल हम ये लिख सकते हैं। इस दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो इस टेम्परेचर कॉफिशिएंट से हम पता कर सकते हैं कि उसके रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस आता है। ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको याद रखना है, ठीक है। अब एक जनरल ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या ऑब्जर्व किए हैं कि 10 डिग्री अगर बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री अगर उसके टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज हो जाता है, डबल हो जाता है। ऐसा डबल क्यों होता है, इसको आपको हमको समझना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा क्यों डबल होता है, ठीक है। तो एक जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो हम लोग इसमें कोलिजन थ्योरी का यूज करना है, ठीक है, इसमें कोलिजन थ्योरी का यूज करना है। तो होता क्या है कि कहा ऐसा जाता है जितना भी दुनिया में मॉलिक्यूल है वो बहुत ही हार्ड स्फीयर है, जो भी मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे हार्ड स्फीयर है। और हार्ड स्फीयर में रिएक्शन कब होगा, जब दोनों टकराएगा। हार्ड स्फीयर है
तो कोलिजन होगा, और कोलिजन सिर्फ होने से नहीं होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, तभी जो है कुछ चेंजेस आए। ठीक है ना। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएगा। ठीक है। तो एक हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे ये है ना, इधर हम लोग ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और इधर ले लेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया हमारा Ne अपॉन Mg, ये है हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है ना। आइए बात समझिए, Ne क्या होगा? Ne हो गया कि वो सारे मॉलिक्यूल्स है ना जो कि केमिकल रिएक्शन में चेंजेस लाता है, नहीं इफेक्टिव कोलिजन। एनी हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रिंगिंग अबाउट इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन मतलब जैसे कि केमिकल रिएक्शन होता है, समझ गए, एक पर्टिकुलर एनर्जी को ऑक्युपाई किया। एनी क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अचीविंग पर्टिकुलर एनर्जी। ठीक है। तो एनी क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स achieving particular kinetic energy। ठीक है। और ये एनपी जो हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having average kinetic, मतलब समझो कि एक कंटेनर है, ग्लास है ना, उसमें गैसियस मॉलिक्यूल है ना, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, सबके पास तो कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगा ही, है ना। तो उसके पास एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। हम एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। और ये जो हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन ला रहा है, मतलब जिसके टकराने से केमिकल चेंजेस आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन तो सब करेगा, लेकिन जो कोलिजन इफेक्टिव होगा, ठीक है, वही केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ाएगा। ठीक है। अब जैसे कि हमको कोई चीज़ तोड़ना, हम धीरे धीरे ऐसे ऐसे मार रहे हैं, उसको टूटेगा नहीं, कोलिजन तो हो रहा है, इफेक्टिव नहीं हो रहा। और फिर अगर हम पूरा जो है एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करेंगे और टूट गया, तो इफेक्टिव कोलिजन। उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, रिएक्शन जब शुरू होता है उसमें तो मॉलिक्यूल बहुत है, सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। वैसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एनर्जी है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिस एनर्जी के साथ जब वो आपस में टकराता है तो उसमें केमिकल चेंजेज आता है, वो सारे मॉलिक्यूल्स हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो सब मॉलिक्यूल्स हो गया ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जिससे कि वो चेंजेस लाता है। तो रेशियो जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, वैसा पार्टिकल के साथ रेशियो निकाल रहा है जिसके पास एक जो है स्टैंडर्ड एनर्जी है, जिससे कि केमिकल चेंजेस होता है। तो इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं? ठीक है। अब जो है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ आता है, ग्राफ हमारा ऐसा, ठीक है, आया समझ में? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी तो इधर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो इधर बढ़ रहा है ना, हाँ? और ग्राफ देखो पहले क्या हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हो वो बढ़ रहा है ना। बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, ये मैक्सिमम अमाउंट हो गया, यही ना मैक्सिमम कर,
हाँ, यानी ये एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्टिकल है, जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अचीव। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो इधर ज़्यादा है, तो मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन ज़्यादातर पार्टिकल क्या किया है, यही मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी को अचीव किया। इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मतलब वैसा काइनेटिक एनर्जी जिसको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है अचीव किया है। पार्टिकल्स तो बहुत है, सारे पार्टिकल्स सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहाँ पर जिसका काइनेटिक एनर्जी कम है, जो पार्टिकल इस एरिया में है तो कम है। जैसे जैसे इधर बढ़ते जा रहा है जो पार्टिकल, वो सबका काइनेटिक एनर्जी में बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा है, जो ये वाला काइनेटिक एनर्जी को अचीव किया। इस काइनेटिक एनर्जी को अचीव करने वाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा है। जिस काइनेटिक एनर्जी को सबसे ज़्यादा पार्टिकल अचीव करता है, जिस काइनेटिक एनर्जी है ना, द काइनेटिक एनर्जी विच इज अचीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक। मतलब ये सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये ऐसा काइनेटिक एनर्जी है जिसको सब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है अचीव करता है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जो है इस काइनेटिक एनर्जी को अचीव कर रहा है। जिस काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल अचीव करता है उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हो गया हमारा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक। समझ में आ गया? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी यहाँ है, समझ गया ना? सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इधर है ना। हाँ, जब ग्राफ पहले ऊपर की तरफ गया मैक्सिमम पर है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स अचीव किया इस काइनेटिक एनर्जी पर। इसके बाद फिर ग्राफ देखो चेंज हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटने लगा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अचीव करे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो इधर और नंबर ऑफ पार्ट यानी हुआ कि लिस्ट काइनेटिक एनर्जी, लिस्ट काइनेटिक एनर्जी को अचीव करने वाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम। ये लिस्ट काइनेटिक एनर्जी यहाँ इस एरिया को बोल सकते हैं, लिस्ट काइनेटिक एनर्जी है। और इस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर। नंबर ऑफ पार्टिकल विच अचीव द लिस्ट काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि लिस्ट काइनेटिक एनर्जी को अचीव करता है वो बहुत कम है ना। आई बात समझ में? नंबर ऑफ पार्टिकल विच अचीव्स लिस्ट काइनेटिक एनर्जी, यानी सबसे कम काइनेटिक एनर्जी को, लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी को अचीव करने वाला पार्टिकल अगर काउंटिंग करते हैं बहुत कम है। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी को अचीव करने वाला अगर पार्टिकल काउंट करें वो भी बहुत कम है। बहुत कम पार्टिकल है जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अचीव करता है। बहुत कम पार्टिकल है जो लीस्ट काइनेटिक एनर्जी को अचीव करता है। ज़्यादातर पार्टिकल जो होता है बीच वाला मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी को अचीव करता है। ज़्यादातर पार्टिकल्स, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी को अचीव करता है। वो जो मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी है जिसको कि ज़्यादातर पार्टिकल अचीव करता है उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इधर हो गया लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, इधर हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और बीच में आ गया हमारा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। यानी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी है जो केमिकल चेंज को लाने का क्षमता रखता है। हो सकता है नहीं भी लाए लेकिन लाने की क्षमता रखता है। समझ गए? आई बात समझ में? हाँ, इफेक्टिव कोलिजन ये करवा सकता है। ज़्यादातर पार्टिकल ये अचीव किया है ना, तो ये केमिकल चेंजेस को ला सकता है। और ये मैक्सिमम वाला जो है वो तो लाता ही है। मैक्सिमम वाला जो है वो तो लाएगा ही चेंज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
तो यही देखना है कि जो मैक्सिमम पार्ट जो है काइनेटिक एनर्जी का ये कितना अचीव हुआ है। जितना ज़्यादा ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव करने वाला पार्टिकल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। समझ गए है ना। ये जो मैक्सिमम पार्ट है ना, ये जो पार्ट देख रहे हैं मैक्सिमम पार्ट वाला काइनेटिक एनर्जी, ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव करने वाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना होगा, ज़्यादा होगा, उतना रिएक्शन फास्ट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन मेनली यहाँ से बढ़ता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बढ़ता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अचीव करने वाला बहुत कम है, तो इसी को जब हम बढ़ा देते हैं, मैक्सिमम हिस्सा में बढ़ा देंगे हम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अचीव करने वाला पार्टिकल्स को अगर हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो रिएक्शन फास्ट होगा। कई बार समझ में क्लियर यहाँ तक हुआ? हाँ, तो ये तो हुआ एक टेम्परेचर हो गया। ठीक, दूसरा चीज है कि अब जो है ये मान लो कि हम लोगों ने किया क्या चीज पर, T1 टेम्परेचर पर किया। ये वाला जो ग्राफ हम लोग प्लॉट किए किस पर किए हैं? T1 पर किए। ठीक है, अब हम 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री बढ़ा देते हैं। ये समझ में आ गया? इसी को हम लोग थोड़ा दो ग्राफ बनाएंगे। ये जो है T पर, और ये हो गया T+10। ये जो दूसरा ग्राफ है हमारा T+10, समझ गए? हाँ, T+10। अब हमको ये जो मैक्सिमम एरिया है इसी से पता लगेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा। यही ना है मैक्सिमम एरिया वाला हिस्सा, यही तो है, वही एरिया है ना मैक्सिमम एरिया। ये तो मोस्ट प्रोबेबल हो गया, T डिग्री सेल्सियस पर ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हो गया। ये T+10 पर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ये हो गया। हाँ, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला एरिया ये है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला एरिया ये हुआ, यही है मैक्सिमम काइनेटिक। अब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला एरिया डबल हो गया ना, पहले क्या था, इतने को था। अब जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला एरिया डबल हो गया ना। हाँ, इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला एरिया डबल हो गया, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल व्हिच अचीव्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकम डबल। पहले अगर एक पार्टिकल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कर रहा था तो अब 2 हो गया, अभी अगर 5 है तो बाद में 10 हो गया। आई बात समझ में? ये जो एरिया है ना, ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला एरिया। ये देखो एरिया डबल हो गया, पहले इतना ही था, अब ये डबल हो गया, ये है ना। ये तो मोस्ट प्रोबेबल हुआ, ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हुआ T+10 पर, और ये हो गया हमारा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एट T डिग्री सेल्सियस हो गया। हाँ, ठीक है ना, आया बात समझ में? तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल फ्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन जो केमिकल चेंज में जो बहुत ज़्यादा चेंज लाता है वो तो ये लाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला ना। ज़्यादातर पार्टिकल इसी एनर्जी को अचीव करता है, लेकिन ये केमिकल चेंज लाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मोस्ट प्रोबेबल है, ये देखो फ्लैट हो गया। जब T+10 किया तो क्या हो गया? फ्लैट हो गया। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी घट गया, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अचीव करने वाला पार्टिकल बढ़ गया, पहले इतने था, जैसे T+10 लिए तो इतना हो गया, तो ये एरिया बढ़ गया ना। आई बात समझ में? अब मोस्ट प्रोबेबल एरिया वाला, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का
फ्लैट हो गया, घट गया। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, टी डिग्री ज़्यादा है। नंबर ऑफ पार्टिकल जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक अचीव कर रहा है, सबसे ज़्यादा जिस काइनेटिक एनर्जी को अचीव कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स अचीव करता है जिस काइनेटिक एनर्जी को, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हाई टेम्परेचर पे घट गया, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो जितना अचीव कर रहा था पहले, वो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ घट गया जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को अचीव करता है। अब बढ़ क्या गया, बढ़ गया क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव करने वाला पार्टिकल्स का नंबर बढ़ गया, डबल हो गया, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अचीव करने वाला पार्टिकल्स बढ़ गए, इसीलिए एवरी 10 डिग्री राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो गया, इसीलिए रेट जो है एवरी 10 डिग्री राइज में डबल हो जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है? तो हम लोग समझ गए कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है, तो 10 डिग्री में डबल होता है। अब 10 डिग्री से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो अलग अलग होगा, जैसे 25 डिग्री से अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 43 टाइम्स है। आई बात समझ, 10 डिग्री बढ़ाने से डबल होता है, लेकिन अगर किसी का टेम्परेचर 25 डिग्री बढ़ा देते हैं तो 43 टाइम्स होता है। तो ये कितना गुना बढ़ेगा, ये कैसे हमको पता चलेगा? अभी हम लोग तुरंत देखें, ग्राफ प्लॉट किए। ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट किए? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच। किसके किसके बीच में प्लॉट किए? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? ये रेशियो है किसका? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अचीविंग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अचीविंग अ पर्टिकुलर एनर्जी, खास करके वही मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अचीविंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी वैसा पार्टिकल जो कोलिजन कर रहा है उसके साथ हम कंपैरिजन उस पार्टिकल को करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को अचीव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? आया बात समझ में? क्लियर? तो हम लोग देख लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम सबको अचीव कर, सबको देख रहे हैं, मैक्सिमम वाले को भी तो रख रहे हैं, मिनिमम वाले को भी रख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल वाले को भी रख रहे हैं, है ना। तो मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर एनर्जी को अचीव करने वाले पार्टिकल्स का रेशियो देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो उस दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो ग्राफ जो है किसके साथ प्लॉट कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो एक ग्राफ हम लोग के पास आया, लेफ्ट साइड में हमको मिला वैसा पार्टिकल्स जिसका काइनेटिक एनर्जी कम है, बीच में वैसे पार्टिकल्स सब है जो ज़्यादातर इस काइनेटिक एनर्जी को अचीव किया, और बहुत कम पार्टिकल है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अचीव किया। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमको ग्राफ में जो देखना है, मेनली देखना है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अचीव करने वाला कितना पार्टिकल अभी जो है कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अचीव किया इस टेम्परेचर, और फिर हम टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री से 50 डिग्री से 25 डिग्री से बढ़ा दें और फिर से हम उसको ग्राफ प्लॉट किए। अब देखेंगे कि अब टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अचीव करने वाला कितना पार्टिकल, जितना ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव करने वाला पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा उसके रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होगा। क्लियर? ये तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है। मेनली यही होता है क्योंकि ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अचीव करेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। टेम्परेचर जब हाई होता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अचीव करने वाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है? आगे बात समझ में? हाँ,
अब हम लोग कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग जानेंगे। एक है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसका सिंबल जो है EA, ठीक है। एक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी हमको करना है। उसके बाद एक आएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद आएगा एवरेज, एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तीसरा आएगा क्या, एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ये इतना टर्मिनोलॉजी हमको जानना, ठीक है ना, आएगा समझ में। ये हो गया हमारा एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्शन करा रहे हैं, जो रिएक्टेंट है। दुनिया के हर चीज़ के पास एनर्जी है, दुनिया के हर चीज़ के पास एनर्जी है। हमारे पास एनर्जी है, बुक के पास एनर्जी है, बॉटल में एनर्जी है, सब। दुनिया की कोई चीज़ ऐसा है जिसके पास एनर्जी नहीं है। तो जिसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वही है हमारा एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, जो उसके पास अपना इनहेरेंट एनर्जी है। उसका बहुत सारा फैक्टर है, उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकता है, रोटेशनल एनर्जी भी हो सकता है, स्टोर्ड एनर्जी हो सकता है, साउंड एनर्जी से कुछ मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल से कुछ, मतलब बहुत तरह का एनर्जी उसके पास जमा है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो सबके पास एक एवरेज एनर्जी है। तो एवरेज एनर्जी होने के बावजूद भी कोई चीज़ आपस में रिएक्शन नहीं करती, यानी ये जो एवरेज एनर्जी है ये रिएक्शन कराने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इस एनर्जी को हमको बढ़ाना पड़ेगा, इस एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। आई बात। तो एक्चुअली रिएक्शन कैसे होता है कि जब रिएक्शन कैसे होगा, पहले जो पुराना बॉन्ड है वो टूटेगा, तब तो नया बॉन्ड बनेगा। पुराना बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी सप्लाई करेंगे। अब कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसके पास एवरेज एनर्जी है और उस एनर्जी के साथ वो स्टेबल है। तो उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो एनर्जी सप्लाई करते हैं, पहले एनर्जी बढ़ जाता है। जब रिएक्शन की शुरुआत होती है ना, जब रिएक्शन शुरू होता है तो पहले एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, पहले एनर्जी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है ना। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में हमको रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब क्या है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है और इधर आयोडीन और आयोडीन के बीच, यही है ना, यही तो रिएक्शन हो रहा है, हो रहा है। हाँ? अब क्या होगा, जब शुरुआत में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो बॉन्ड टूटेगा ना। तो ये बॉन्ड टूटता जाएगा और इस दोनों में जुड़ेगा। बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और धीरे धीरे इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। आई बात क्लियर? इसके बीच में बॉन्ड जो है धीरे धीरे टूट रहा है, इसके बीच में बॉन्ड धीरे धीरे वो टूट रहा है, मतलब कमजोर हो रहा है, टूट रहा है मतलब कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है ना। बॉन्ड धीरे धीरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में वीक हो रहा है, आयोडीन आयोडीन के बीच में भी धीरे धीरे बॉन्ड जो है वीक हो रहा है और H और I के बीच का बॉन्ड जो है धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। तो जब ये टूट रहा है ये और ये बॉन्ड, तो एनर्जी बढ़ता है। एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। जब तक बॉन्ड टूटते रहेगा हम एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे, इसलिए उसका एनर्जी बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा जहाँ पर पूरी बॉन्ड टूट जाएगा इसका और समझे नया बॉन्ड बनेगा। ये जो टूटने और बॉन्ड बनने का जो प्रक्रिया है ना, इसमें क्या होगा, एक बीच में इंटरमीडिएट्स बनेगा। इंटरमीडिएट मतलब क्या होगा, एक एक्टिवेटेड कंपाउंड बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, जिसमें ये बॉन्ड भी बना हुआ है, ये बॉन्ड भी बना हुआ है, ये बॉन्ड भी बना हुआ है, ठीक है। पहले ये HH है और I है,
इस दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। हाँ, यही है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब क्या हो गया कि इसमें रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट दोनों, ठीक है। आई बात समझ में? दोनों चीज है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ। रिएक्टेंट का भी हमको मिलेगा, प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, क्योंकि ना तो पूरी तरह से टूटा है ना पूरी तरह से जुड़ा। अभी टूट रहा है और जुड़ रहा है, दोनों काम हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्या होता है आगे? ये बॉन्ड टूटेगा, फाइनली बॉन्ड। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हुआ प्रोडक्ट, और ये हुआ हमारा रिएक्टेंट, ये हुआ रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक साथ जुड़ा हुआ है, समझ गए। तो पहले ये जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल में, इसी रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसी रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, समझ गए ना। आई बात समझ में? हाँ, अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी वही है ओवर एंड एबव द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा, आई बात समझ में? वही है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ओवर एंड एबव द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है उसके ऊपर जितना हम एनर्जी सप्लाई करेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना मतलब इफेक्टिव कोलिजन हो गया, इफेक्टिव कोलिजन हो गया। आई बात समझ में? तो इफेक्टिव कोलिजन लाने के लिए जो ओवर एंड एबव जो हम लोग एनर्जी सप्लाई करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्टिव कोलिजन ओवर एंड एबव द एवरेज एनर्जी। पूरा एनर्जी नहीं है, पूरा एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, जो हम इसके ऊपर जो एनर्जी सप्लाई किए वो है। आई बात समझ है? और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हुआ? ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसका रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव कोलिजन बनाने, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में ये एनर्जी भी शामिल हो गया और एक्टिवेशन एनर्जी भी शामिल हो गया, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको और इसको ऐड कर देंगे, ये एवरेज काइनेटिक एवरेज एनर्जी है किसी भी चीज़ का, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, सब एनर्जी है उसके पास, ठीक है। लेकिन रिएक्शन हो नहीं रहा है, तो रिएक्शन में लाने के लिए इसको इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन लाने के लिए हमको थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुंचना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब इट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन मतलब जहाँ कुछ चेंजेज हो वही इफेक्टिव कोलिजन। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में ये भी एनर्जी हो गया और इसके ऊपर और हम एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। आई बात सुनो, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू ब्रिंग अबाउट द थ्रेशोल्ड एनर्जी टू हैव अ इफेक्टिव कोलिजन आर नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया एक्टिवेशन एनर्जी? तो एक्टिवेशन एनर्जी पूरा एनर्जी नहीं है, वो लास्ट स्टेप वाला एनर्जी है जिसको बढ़ा करके हमको इफेक्टिव कोलिजन लाते हैं। और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई बात समझ में? तो अगर हम इस आधार पर देखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है ना। इसके ऊपर हम दे देंगे एक्टिवेशन एनर्जी, इसके ऊपर क्या दे देंगे? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। तब हमको मिलेगा थ्रेशोल्ड, तब हमको मिलेगा थ्रेशोल्ड। समझ में आया? ये है ना, समझ में आ गया? हाँ?
तो ये जो एवरेज एनर्जी है किसी भी रिएक्टेंट का, उससे कोई रिएक्शन नहीं होता है, उससे तो स्टेबल है ना, हाँ। तो इसीलिए उसको अनस्टेबल बनाने के लिए और एनर्जी देंगे, अनस्टेबल होगा तो ना बॉन्ड टूटेगा, स्टेबल रहेगा तो थोड़ी बॉन्ड टूटेगा। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई किए जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। अब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब जितना ज़रूरत यानी इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जितना एनर्जी चाहिए अगर उतना पहुंच गया तो रिएक्शन शुरुआत हो जाए, उससे ज़्यादा भी एनर्जी देंगे तो और जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। यानी मिनिमम उतना एनर्जी चाहिए ही, थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्शन होने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए ही है थ्रेशोल्ड। इससे जितना ज़्यादा एनर्जी देंगे और अच्छा, फिर मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए ही रिएक्शन होने के लिए, इसके बिना संभव नहीं है ना। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी लाने के लिए जो ओवर एंड एवर एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं उसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हैं। दूसरे तरीके से थ्रेशोल्ड एनर्जी जैसे आता है तो क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इसलिए इसको बोलते हैं, तो अनस्टेबल है तो फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बना और सेकेंड स्टेप में जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो यानी फर्स्ट स्टेप का ये प्रोडक्ट है और सेकेंड स्टेप में ये जो रिएक्टेंट बन गया, इसीलिए इसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, क्योंकि पहला स्टेप में ये प्रोडक्ट के रूप में निकला, लेकिन सेकेंड स्टेप में वो हो गया रिएक्टेंट जो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड स्टेप में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो ये जो है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, क्योंकि एक स्टेप में बना और दूसरे स्टेप में यूज होता है। यानी ये अगर नहीं बनता तो सेकेंड स्टेप होता ही नहीं, ये जब नहीं रहता तो नेक्स्ट स्टेप होगा ही नहीं। यानी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है। स्टेप बाय स्टेप होने में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो कुछ प्रोडक्ट बना सेकेंड स्टेप में रिएक्टेंट हो गया, सेकेंड स्टेप में कुछ प्रोडक्ट बना वो थर्ड स्टेप में यूज हो गया, तो जो नेक्स्ट स्टेप में यूज होता है जो प्रोडक्ट उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितना ओवर एंड एबव एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ओवर एंड एबव किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के ओवर एंड एबव जितना एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गया है। अब देखो कैसे होता है। अब है जैसे ये हम ग्राफ को प्लॉट करें, ठीक है ना, ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन को इधर हम ऑब्जर्व करें, है ना, रिएक्शन प्रोसेस प्रोग्रेस कर रहे हैं और इधर जो है हम लोग एनर्जी को देख रहे हैं। इधर क्या कर रहे हैं, एनर्जी को देख रहे हैं। मान लो कि रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये है रिएक्टेंट, ठीक है, ये एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट का, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। तो रिएक्टेंट का एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है रिएक्टेंट का। अब इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, बढ़ेगा इसका एनर्जी, यहाँ पहुँच गया और यहाँ पहुँचने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और फिर जो है एनर्जी घट यहाँ आके प्रोडक्ट, यहाँ आके प्रोडक्ट, ठीक है। यही है, ये जो है ना, यही है एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो एनर्जी हो गया ये हुआ हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ स्टेबल होता है, स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज करना शुरू किया और इतना रिलीज कर दिया तो रिएक्टेंट से भी कम एनर्जी, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक जो हुआ यही हुआ, डेल्टा जी निकलेगा या बोलो रिएक्शन इंथैल्पी जो भी रिलीज हुआ, है ना, हाँ, एनर्जी जो रिलीज होगा ये एनर्जी
यही हुआ ना डेल्टा ई, यही ना एनर्जी रिलीज होगा। ये एनर्जी एब्जॉर्ब, ये एनर्जी जो है एब्जॉर्ब है ना, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ और यहाँ से यहाँ तक जब आना यह एनर्जी रिलीज। समझ में आ गया? रिएक्टेंट का एनर्जी इतना है, अब प्रोडक्ट का उससे कम हो गया, एनर्जी रिलीज होगा ना। इसका एनर्जी मान लो अगर E1 है और इसका एनर्जी कम है तो इसको E2 मान लो, ठीक है, जो भी हो, है तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस होगा ना। क्लियर? समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया ना। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। अब है कि कोई रिएक्शन फास्ट कब होता है, जब ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, कम ही एनर्जी में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हमको एक्टिवेशन एनर्जी कम लगा तो रिएक्शन फास्ट होता है। कोई रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कब, जब ये एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा। कम लगेगा तो जल्दी ना बन जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जल्दी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा तो तुरंत वो स्टेबल होना चाहेगा, एनर्जी रिलीज करेगा फिर जल्दी से। आई बात समझ में? तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो रिएक्शन फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग गया तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो डिसाइड कौन करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी लिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है ना। अगर एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम है तो रेट ऑफ रिएक्शन मिनिमम। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो डिसाइड करता है कि व्हाट वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो डिसाइड करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कितना उसके रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम का ज़रूरत है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस कम आएगा। आई बात समझ में? क्लियर? हाँ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब है कि ये सारे ऑब्जर्वेशन होने के बाद, ये सारे ऑब्जर्वेशन होने के बाद जो है एक रिलेशनशिप दिया गया, रेट कांस्टेंट और एनर्जी के बीच में, है ना। ठीक है, कौन दिए, वन टॉप दिए, आरएनएस दिए, है ना। वन टॉप पहले दिए, फिर आरएनएस उसको इम्प्रूव कर दिए, है ना, उसके चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। बाद में और भी इम्प्रूवमेंट हुआ, बोल्ट्जमान फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया उसमें। ठीक है, तो हम लोग उसको देखते हैं। उसको हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, आरएनएस इक्वेशन। समझ में आ गया? हाँ, अब हम लोग फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनएस इक्वेशन। ठीक है ना? हाँ,